नमस्ते। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। इसका मतलब ये होता है कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने वाले सभी अंगों की बनावट यानी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनके काम क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं। दूसरा टॉपिक है रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हम ये समझेंगे कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसे हमारा शरीर और हमारा दिमाग कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं। और हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज डेफिनेशंस। इसका मतलब है कि हमारे फेफड़े कितनी हवा अंदर ले सकते हैं, कितनी बाहर छोड़ सकते हैं। इन सभी को नापने के लिए कुछ वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज होती हैं, हम उनकी परिभाषाओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। स्लाइड पर सबसे पहले इसके फंक्शंस यानी इसके काम दिए गए हैं। पहला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मतलब है कि ये सिस्टम गैसों के लेन देन के लिए जिम्मेदार है, यानी ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। अगला फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच। ये हमारे शरीर के पीएच को यानी एसिड बेस बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। और तीसरा फंक्शन है साउंड प्रोडक्शन। हम जो बोल पाते हैं, हमारी जो आवाज़ बनती है, वो भी इसी सिस्टम की मदद से बनती है। अब देखते हैं एनाटॉमिकल पाथ फॉर एयर, यानी हवा हमारे शरीर में किस रास्ते से होकर गुजरती है। तो इसकी शुरुआत होती है नंबर 1 नोज यानी नाक से। इसके बाद हवा जाती है फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, उसके बाद ट्रेकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। फिर ट्रेकिया 2 हिस्सों में बंटकर ब्रोंकी बनाती है। ब्रोंकी और पतली शाखाओं में बंटती हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और आखिर में हवा पहुंचती है एल्वियोली में, जहां गैसों का एक्सचेंज होता है। तो इस रास्ते का सबसे पहला पड़ाव है नोज यानी नाक। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है लोकेशन। ये तो हम सब जानते हैं कि नाक हमारे चेहरे पर आंखों के नीचे और मुंह के ऊपर होती है। अब देखते हैं इसके फंक्शंस यानी काम। इसका सबसे जरूरी काम है वार्मिंग, मॉइस्टनिंग एंड फिल्टरिंग द इनहेल्ड एयर। इसका मतलब ये है कि जो भी हवा हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं, नाक उसे 3 तरह से तैयार करती है। वार्मिंग यानी उसे शरीर के तापमान तक गर्म करती है। मॉइस्टनिंग यानी उसमें नमी मिलाती है। और फिल्टरिंग यानी धूल और गंदगी के कणों को छानकर हवा को साफ करती है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर यानी बनावट की। इसका जो एक्सटर्नल पार्ट है यानी बाहरी हिस्सा, वो हड्डियों और हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है। और जो इंटरनल पार्ट है यानी अंदरूनी हिस्सा, उसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। अब नाक के अंदरूनी हिस्से यानी नेजल कैविटी के फंक्शंस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला फंक्शन है एयर कंडीशनिंग। इसमें 2 चीजें आती हैं। एक है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है कि बाहर का तापमान चाहे कितना भी ठंडा या गर्म हो, नेजल कैविटी हवा को 31 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच ले आती है, जो हमारे फेफड़ों के लिए बिल्कुल सही है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। ये हवा में नमी को बढ़ाकर लगभग 100% कर देती है। अब इसका दूसरा मेन फंक्शन है डिफेंस यानी सुरक्षा। नेजल कैविटी में मौजूद म्यूकस और छोटे छोटे बाल, जिन्हें सिलिया कहते हैं, लगभग 95% बैक्टीरिया और वायरस को फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही रोक लेते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर नेजल बोन और अलग-अलग तरह के कार्टिलेज दिखाए गए हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। नाक के बाद हवा जिस हिस्से में पहुंचती है उसे फेरिंग्स कहते हैं। चलिए इसकी बनावट और लोकेशन को समझते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है, इट इज़ अ फनल शेप्ड ट्यूब ऑफ स्केलेटल मसल। इसका मतलब है कि ये एक कीप या फनल के आकार की ट्यूब होती है जो स्केलेटल मसल से बनी होती है। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। इट इज सिचुएटेड पोस्टीरियर टू ओरल एंड नेजल कैविटीज। इसका मतलब है कि ये हमारी ओरल कैविटी यानी मुंह और नेजल कैविटी यानी नाक, दोनों के ठीक पीछे मौजूद होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फेरिंग्स ऊपर नेजल कैविटी से जुड़ा है और नीचे लैरिंग्स और ईसोफेगस की तरफ जाता है। ये हवा और खाना दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है। फेरिंग्स को समझने में आसानी हो, इसके लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। पहला है नेजोफेरिंग्स, जो नाक के पीछे वाला हिस्सा है। दूसरा है ओरोफेरिंग्स, जो मुंह के पीछे वाला हिस्सा है। और तीसरा है
हाइपोफैरिंग्स, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसे लरिंगोफैरिंग्स भी कहते हैं। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है पासेज वे फॉर एयर एंड फूड। इसका मतलब ये है कि ये हवा और भोजन दोनों के लिए एक रास्ते का काम करता है। हवा यहाँ से होकर सांस की नली में जाती है और खाना यहीं से होकर भोजन की नली में जाता है। इसीलिए इसे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। फेरिंग्स के बाद हवा लैरिंग्स में प्रवेश करती है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से हमारी आवाज़ पैदा होती है। इसकी बनावट यानी स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है कि ये ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, यानी इसका आकार तिकोना होता है। पुरुषों में ये बाहर की तरफ ज़्यादा उभरा हुआ होता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। ये 9 अलग अलग कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है। इनमें से एक बहुत ही खास कार्टिलेज है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। ये एक पत्ती के आकार का इलास्टिक कार्टिलेज होता है। इसका काम एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। जब हम खाना निगलते हैं तो ये लैरिंग्स के रास्ते को बंद कर देता है ताकि खाना भूलकर भी सांस की नली में ना जाए। इस डायग्राम में आप एपिग्लोटिस, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज जैसे इसके मुख्य हिस्सों को देख सकते हैं। चलिए अब लैरिंग्स के फंक्शंस देखते हैं। इसका मुख्य काम है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी आवाज बनाना, जिसमें पिच, वॉल्यूम और टोन ये सब शामिल हैं। अब लैरिंग्स के बाद हवा आगे बढ़ती है ट्रिकिया में। ट्रिकिया को हम विंड पाइप या श्वास नली भी कहते हैं। चलिए इसकी बनावट यानी स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसकी लेंथ यानी लंबाई लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। इसकी लोकेशन यानी ये कहाँ होती है, तो ये एसोफेगस यानी भोजन नली के ठीक सामने होती है। इसकी सबसे खास बात है इसके 1620 सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हायरलाइन कार्टिलेज। इसका मतलब है कि ये 16 से 20 सी के आकार के कार्टिलेज के छल्लों से बनी होती है। ये सी शेप इसे पिचकने से रोकता है और सांस के रास्ते को हमेशा खुला रखता है। इसकी दीवार 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू यानी 3 परतों से बनी होती है। अब देखते हैं ट्रकिया के फंक्शंस, यानी इसके काम क्या हैं। इसका सबसे ज़रूरी काम है टू प्रिवेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ये सांस के रास्ते को ब्लॉक होने से या पिचकने से रोकता है ताकि हवा आसानी से आ जा सके। दूसरा काम है फिल्टरिंग द एयर वी इनहेल। इसके अंदर भी सिलिया और म्यूकस होते हैं जो हवा को और ज़्यादा साफ करते हैं। अब ट्रकिया के बाद क्या होता है? ट्रकिया नीचे जाके 2 मुख्य शाखाओं में बट जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इन शाखाओं को ब्रोंकाई कहते हैं। हर एक ब्रोंकस एक फेफड़े में जाती है और ये ब्रोंकाई आगे फेफड़ों के अंदर जाकर और भी पतली पतली शाखाओं में बट जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं की तरह होता है। अब हम ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स को थोड़ा और समझते हैं। इनकी स्ट्रक्चर यानी बनावट भी ट्रैकिया की तरह ही होती है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग्स। ये भी कार्टिलेज के छल्लों से बने होते हैं ताकि ये भी पिचके नहीं। एक बात ध्यान देने वाली है कि राइट ब्रोंकस इज वाइडर एंड शॉर्टर देन लेफ्ट, यानी दाईं तरफ की ब्रोंकस बाईं वाली से थोड़ी ज्यादा चौड़ी और छोटी होती है। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो पहला काम है मेन पैसेजवे ऑफ एयर इनटू द लंग्स, यानी हवा को फेफड़ों के अंदर ले जाने का ये मुख्य रास्ता है। दूसरा फंक्शन है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ये हवा में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। और तीसरा बहुत ज़रूरी काम है जनरेट कफ रिफ्लेक्स। अगर कोई धूल का कण या कोई बाहरी चीज़ यहाँ तक पहुँच जाती है तो ये तुरंत खांसी पैदा करते हैं ताकि वो चीज़ बाहर निकल जाए। अब हवा अपनी मंजिल यानी लंग्स फेफड़ों तक पहुँच चुकी है, तो चलिए फेफड़ों की एनाटॉमी को समझते हैं। सबसे पहले लोकेशन। दे आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी ऑफ द चेस्ट, यानी ये हमारी छाती के अंदर थोरैसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। इनका शेप होता है कोन शेप्ड, यानी ये शंकु के आकार के होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर के मुख्य भागों को देखते हैं। सबसे ऊपरी नुकीले हिस्से को एपेक्स कहते हैं। सबसे निचले चौड़े हिस्से को बेस कहते हैं, जो डायफ्राम पर टिका होता है। फेफड़े की वो सतह जो पसलियों की तरफ होती है उसे कॉस्टल सरफेस कहते हैं, और वो सतह जो बीच में दिल की तरफ होती है उसे मीडियल सरफेस कहते हैं। यहाँ पर एक चीज खास है, लेफ्ट लंग हैज कार्डियक नॉच टू अकोमोडेट द हार्ट, यानी बाएं फेफड़े में दिल के लिए एक गड्ढा या जगह होती है जिसे कार्डियक नॉच कहा जाता है। फेफड़ों का काम सिर्फ सांस लेना नहीं है। चलिए इसके कुछ और फंक्शंस देखते हैं। पहला है पीएच रेगुलेशन। ये खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल करके शरीर का पीएच बैलेंस बनाए रखते हैं। दूसरा है फिल्टर स्मॉल ब्लड क्लॉट्स।
ये खून में बनने वाले छोटे मोटे क्लॉट्स को छानने का काम भी करते हैं। और तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। ये दिल के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर या कुशन की तरह काम करते हैं। अब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो है एल्वियोली। ये क्या है? द फाइनल टर्मिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी सांस की नली का ये अंतिम सिरा है। ये टाइनी एयर सैक्स यानी हवा की बहुत ही छोटी छोटी थैलियां होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वियोली आर प्रेजेंट इन लंग्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ एल्वियोली होती हैं। चलिए अब सांस लेने की पूरी प्रक्रिया यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को समझते हैं। सबसे पहले एल्वियोली का फंक्शन। इनका काम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी फेफड़ों और खून के बीच गैसों का लेन देन। अब ब्रीदिंग यानी सांस लेने की प्रक्रिया के दो हिस्से होते हैं। पहला है इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेना। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी लगती है। ये कैसे होता है? स्टेप 1 कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, हमारी पसलियों के बीच की मांसपेशियां और डायाफ्राम सिकुड़ते हैं। स्टेप 2 इंक्रीज इन द साइज ऑफ थोरैसिक कैविटी, इससे हमारी छाती का साइज बढ़ जाता है। स्टेप 3 लंग्स आर स्ट्रेच्ड एंड एक्सपैंड, फेफड़े भी छाती के साथ खिंचकर फैल जाते हैं। स्टेप 4 प्रेशर इनसाइड लंग्स डिक्रीजेस, फेफड़ों के फैलने से उनके अंदर हवा का दबाव बाहर के मुकाबले कम हो जाता है। स्टेप 5 एयर फ्लोज इनटू द लंग्स, और हम जानते हैं कि हवा हमेशा ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ बहती है, इसलिए हवा अपने आप फेफड़ों के अंदर भर जाती है। सांस अंदर लेने के बाद अब सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को समझते हैं, जिसे एक्सहेलेशन कहते हैं। ये एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें आम तौर पर कोई एनर्जी नहीं लगती। ये कैसे होता है? मसल्स रिलैक्स एंड लंग्स रिकॉइल। जिन मांसपेशियों में सिकुड़न हुई थी वो अब रिलैक्स करती हैं, जिससे छाती अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाती है और फेफड़े भी अपने असली आकार में सिकुड़ जाते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। अब सवाल ये है कि ये सब कंट्रोल कैसे होता है? तो ये नर्वस कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के जरिए होता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, हमारे दिमाग में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। ये सेंटर लगातार नसों के जरिए मांसपेशियों को सिग्नल भेजता है कि कब सिकुड़ना है और कब रिलैक्स करना है। एक और बहुत जरूरी चीज है नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, जो फेफड़ों को पिचकने से बचाती है। इस चैप्टर के आखिर में हम कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में जानेंगे। ये हमें बताते हैं कि हमारे फेफड़े कितने स्वस्थ हैं और वो कितनी हवा को संभाल सकते हैं। चलिए कुछ मुख्य कैपेसिटीज को देखते हैं। पहली है वाइटल कैपेसिटी या वीसी। ये क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन। इसका मतलब है एक गहरी सांस भरने के बाद आप जितनी ज्यादा से ज्यादा हवा जोर लगाकर बाहर निकाल सकते हैं, उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। दूसरी है टोटल लंग कैपेसिटी या TLC। इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फेफड़ों में आ सकने वाली हवा की कुल मात्रा है। तीसरी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या IC। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद आप जोर लगाकर जितनी हवा अंदर खींच सकते हैं। और चौथी है फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी या FRC। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद भी जो हवा फेफड़ों में हमेशा बची रहती है, उसे FRC कहते हैं। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम।